हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते एंड राम राम। जल्दी से आ जाइए और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सिंस 2019 इस दिन को मनाया जा रहा है। ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑर्गेनाइज करता है और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम करने के लिए ये दिन तैयार किया गया है। अब थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आपको यहाँ पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम देखने को मिलेगी जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। फिर हमें यहाँ पे कुछ नए टर्म्स को भी सीखना है और वीडियो के एंड में काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिनको PDF की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि PDF को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स की PDF अपलोड हो जाती है डेली बेसिस पे। सिंपली आप सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इजीली आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ओके, कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक आपने देखा होगा। नहीं देखा तो मैं बताती हूँ। मई मंथ खत्म हो चुका है। मई मंथ में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी, आपका स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, PM वाणी योजना हो गई, PM कुसुम योजना हो गई, सारी योजनाओं को वहां पे कवर किया है। जो भी MOU साइन हुए हैं वो, कोई IIT न्यूज में है तो वो, और GI टैग, वो सारी बातें मई मंथ का कंप्लीट यहाँ पर कंपाइलेशन हो चुका है। वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है राकेश मोहन जोशी, अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ IIFT। IIFT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि एक बिजनेस स्कूल है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी करता है। IIFT का फॉर्मेशन 1963 में हुआ था। ठीक है, और IIFT के वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए हैं कौन? राकेश मोहन जोशी। राकेश मोहन जोशी इसके पहले IIFT के डीन के रूप में काम कर रहे थे और अब ये वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में है वो है उड़ीसा के एक्स CM नवीन पटनायक। तो उड़ीसा एक्स CM नवीन पटनायक रिजाइन फॉलोइंग डिफीट ऑफ हिज पार्टी इन द असेंबली इलेक्शन। आप सभी को बताया था मैंने कि 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हुए थे। कौन कौन से वो स्टेट थे? तो अरुणाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, आपका उड़ीसा स्टेट हो गया और सिक्किम। इन 4 राज्यों में रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए थे। तो उड़ीसा स्टेट पे टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स कितनी थी? 147 थी, जिनमें से मैक्सिमम सीट 78 किसने जीती है? बीजेपी ने। एंड 51 सीट किसको मिली है? BJD को मिली है, जिसको हम बीजू जनता दल कहते हैं। तो बीजू जनता दल की आपको सरकार देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे इनकी डिफीट होने के बाद इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि जब आप नई गवर्नमेंट फॉर्म करते हो तो पुरानी गवर्नमेंट के जो भी CM होते हैं, PM होते हैं, उनको रेजिग्नेशन देना होता है। जैसे अभी हमारे देश में 18 नंबर के लोकसभा इलेक्शंस भी हुए थे और इसमें भी हमारे जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर किसको रेजिग्नेशन देते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, जिसके कारण फिर नई गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8 जून की इवनिंग को ओथ करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर। थर्ड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं हमारे देश में जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एंड सेकेंड पर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे। सिमिलर, जब CM अपना इस्तीफा देते हैं तो CM अपना इस्तीफा किसको देते हैं? गवर्नर को देते हैं। तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने रघुवर दास को रेजिग्नेशन दे दिया है। डन इतनी चीजें। ओके, अगर हम नवीन पटनायक जी के बारे में बात करें तो ये पहली बार चीफ मिनिस्टर 2000 में बने थे और 2000 से लेकर 2024 तक 24 इयर्स तक आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे नवीन पटनायक जी। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा स्टेट कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। 5 टाइम्स ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं उड़ीसा स्टेट के लगातार। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए अब यहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर की बात हो ही रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें कर लेनी चाहिए अबाउट द आर्टिकल।
जैसे कि आर्टिकल 164 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां पर मेंशन है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और चीफ मिनिस्टर इस्तीफा भी किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं। यहाँ पे असेंबली इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसकी पार्टी के मेजॉरिटी शेयर होते हैं, उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर के पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर होती है और एक्चुअल जो पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के पास, या आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके पास एक्चुअल पावर होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाए तो उसका असेंबली इलेक्शन जीतना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति है जो एमएलए मतलब विधायक नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि 6 मंथ के अंदर आपको यहाँ पर अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी, मतलब बाय इलेक्शन करा के आपको सीट हासिल करनी पड़ेगी और असेंबली में जगह बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अबाउट द सीएम। चलिए अब एक और अवार्ड के बारे में बात करते हैं जिसे रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने दिया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं WSIS अवार्ड, जिसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड 2024, जिसको यूनाइटेड नेशन ने दिया है। किसे दिया है, C.DOT को। C.DOT मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करने वाली एक रिसर्च विंग है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, मतलब C.DOT। ठीक है, और C.DOT को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड मिला है। ये समिट कहाँ हुई थी, तो ये समिट आपको जेनेवा में हुई थी और जेनेवा में ही अवार्ड सेरेमनी में C.DOT को ये अवार्ड दिया गया है। ओके है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सकता है उस डायरेक्शन में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्रोजेक्ट ऑन मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग, इस पे भी इन्होंने काम किया है, जिसके कारण इन्हें ये अवार्ड मिला है। जब आप मंथली कंपाइलेशन मई मंथ का पढ़ोगे ना, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के दिन C.DOT ने 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया था। एक इनिशिएटिव है आपका स्टार और दूसरा इनिशिएटिव है आपका निधि। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आप मंथली कंपाइलेशन मई मंथ का देख लो, उसमें नेशनल न्यूज में मैंने इसको भी कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए C.DOT की बात करते हैं। तो C.DOT का फॉर्मेशन 24 अगस्त को 1984 में हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की फील्ड में रिसर्च वर्क करने का काम करता है। नेक्स्ट है नोटा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में नोटा के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। चल रहा है कि अगर कभी नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो क्या वापस से इलेक्शन होंगे, ये सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो नोटा क्या होता है, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2013 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल देखते हैं व्हाई इन न्यूज, क्यों है ये न्यूज में। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन हैज इमर्ज एज द रनर अप इन द मध्य प्रदेश इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, और मध्य प्रदेश की इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर सेकेंड हाईएस्ट वोट पड़े हैं नोटा को, और ये अभी तक के हाईएस्ट है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से कि 2 लाख से ज्यादा वोट किसको मिले हैं, नोटा को मिले हैं। ठीक है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव यहाँ पे बैलेट यूनिट पे होता है। अगर ऊपर मेंशन कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, आप इन कैंडिडेट के साथ डिसअप्रूवल रखते हैं, तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। तो बेसिकली नोटा इंडिविजुअल को पावर देता है टू एक्सप्रेस देयर नेगेटिव ओपिनियन एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द कंटेंडर। आप किसी भी कंटेंडर को सपोर्ट नहीं करते, इसका ये मीनिंग होता है। पहली बार नोटा को असेंबली इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन में 5 स्टेट्स में 5 राज्यों में इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। वो 5 स्टेट कौन कौन से थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड दिल्ली। एंड 2014 के फिर जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन है उनमें नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर किया है, नोटा के जो वोट है उनको इनवैलिड काउंट किया जाता है, कि मतलब आप डिसअप्रूवल दिखा रहे हो, आपसे आपका ये जो वोट है ये इनवैलिड है, इसका हमारी काउंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर नोटा को भी हाईएस्ट वोट मिल गया है तो जो सेकंड हाईएस्ट पर्सन होगा वो सरकार बना लेगा। ठीक है, मतलब री इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अगर नोटा को भी हाईएस्ट वोट मिलते हैं। साफ साफ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लेरिफाई किया है।
Even if Nota votes get the maximum number of votes in the constituency, the next candidate with the second most number of votes is declared to the winner. तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है नोटा को वोट करने से, इसका ये सीधा सीधा सा मतलब आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा काउंटिंग में। चलिए अब बात करते हैं, साउथ अमेरिका की पहली कंट्री बन चुकी है पेरू। पेरू बिकम द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई टेक्नोलॉजी, और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है एनपीसीआई के साथ। जैसे हमारी कंट्री में यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये भी अपने देश में इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखेंगे जैसे कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, नमीबिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, इन्होंने भी एनपीसीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट किसका था कि जो आपकी यूपीआई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का आप यूज करके हमारे लिए भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म को रेडी करो। तो यहाँ पे यूपीआई इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे यूपीआई इंट्रोड्यूस नहीं किया है, यूपीआई टेक्नोलॉजी के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। हम आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा ही प्लेटफॉर्म अपने देश के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पेरू यहाँ पे साउथ अमेरिकन पहली कंट्री बन गया है जिन्होंने एनपीसीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, अडॉप्ट की है यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो बहुत जल्दी पेरू के पास भी यूपीआई के जैसा एक इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि सिंगापुर का जो पे नाउ है और इंडिया का जो यूपीआई है, तो यूपीआई और पे नाउ के बीच में भी यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था, जिससे डायरेक्टली और इजिली रेमिटेंस ट्रांसफर हो सके सिंगापुर और इंडिया के बीच में। इसके अलावा फ्रांस का जो लायरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके साथ भी यूपीआई को इंटीग्रेट किया गया था, मतलब यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस में। और यूपीआई को श्रीलंका और मॉरिशियस में भी कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। पेरू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल क्या है, लीमा, इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट, स्पर्श सर्विस सेंटर। तो सबसे पहली बात तो स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है स्पर्श, जिसका मीनिंग होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर स्पर्श का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है विच एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू द डिफेंस पेंशनर्स। तो जो भी डिफेंस से रिलेटेड पर्सन है जिनको पेंशन मिलती है, तो वो मंथली पेंशन कहाँ से लेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दिया है विच इज स्पर्श, और स्पर्श प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी मंथली पेंशन को ले सकते हैं। रिसेंटली स्पर्श प्लेटफॉर्म में 4 बैंक्स को ऑनबोर्डिंग किया गया है, 4 बैंक्स को लाया गया है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एकत्र डिजाइन के बारे में। आप लोग ने इस तरीके की ब्लर डिजाइन कभी ना कभी मम्मियों की साड़ियों में जरूर देखी होगी। ये एकत्र जो शब्द है वो इंडोनेशिया का शब्द है, जिसका मतलब होता है बाइंड। इसमें पहले जो थ्रेड्स होते हैं उनकी डाइंग की जाती है, फिर इसको वीव किया जाता है और ये ब्लर इफेक्ट दिया जाता है। इसे हम एकत्र डिजाइन के नाम से जानते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसका एंशिएंट रेफरेंस देखेंगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं और आपका जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है ललिता विस्तार सूत्र, यहां से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। फिलहाल में न्यूज में क्यों है? बिकॉज फॉलोइंग नाबार्ड विथड्रॉ एकत वीवर्स एम टू एज्यूम कंट्रोल, मैनेज ऑपरेशन एंड ग्रो द बिजनेस। यहाँ पे नाबार्ड ने विथड्रॉ कर दिया है और अब एकत के जो वीवर्स हैं, एकत डिजाइन के जो वीवर्स हैं, उनको ही अपने ऑपरेशन को रन करना है, कंट्रोल करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब यहाँ पे जो एकत डिजाइन है इसमें कई सारे आपको वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, जैसे कि पठान्स पटोला फ्रॉम गुजरात, ये भी आपका एकत डिजाइन पे बेस्ड है, ठीक है, जिसे जीआई सर्टिफिकेशन 2013 में मिला था। राजकोट पटोला, इसे 2013 में जीआई टैग मिला था, ये भी गुजरात से बिलोंग करती है। फिर अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में समलपुरी इकत और बोमकाई, इनको भी जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। वहीं तेलंगाना का तेलिया रुमाल, इसमें भी इकत डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है और इसको भी 2020 में जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो इकत डिजाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कई सारे प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। चलिए अब बात करते हैं काजा समिट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले लोकेशन समझते हैं।
आपको इसके लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे 5 कंट्रीज आपको मिलेंगी और इन 5 कंट्री के बीच में एक समिट होता है जिसे हम काजा समिट के नाम से जानते हैं। ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अंगोला, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। ठीक है, ये जो कंट्रीज है यहाँ पर आपको बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फाउना है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं और ये पर्टिकुलर एरिया अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड के 2/3 अफ्रीकन एलिफेंट्स आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे। जब एलिफेंट इनके पास है तो इनके पास हाथी दांत भी होंगे, आइवरी भी होगी। बिल्कुल, इनका कहना है हमारे पास $1 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर हमारे पास आइवरी रखी हुई है, हाथी दांत है जिनकी हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज साइट्स, SITES, साइट्स। इसका मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, ये जो साइट्स है वो इस तरीके के ट्रेडिंग करने की जो एनिमल के जो टूल्स होते हैं, एनिमल्स की बॉडी से जो भी चीजें होती हैं उनके ऑर्गन्स की ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं देता और इनको परमिशन चाहिए है। और अगर परमिशन नहीं दी तो ये कहते हैं कि हम विड्रॉ कर लेंगे साइट से। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइट्स की 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। लास्ट टाइम 2022 में जो मीटिंग हुई थी वो पनामा में हुई थी, जिसको हम COP19 के नाम से जानते हैं। अपकमिंग मीटिंग जो होगी वो COP20 नाम से मीटिंग होगी। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड रखी है COP20 मीटिंग में कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होता है तो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो एट द काजा समिट 2024 लीडर्स ऑफ द कैबेंगो ज़ैम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के बारे में बात हो रही है, डिसाइडेड टू अपोज द आइवरी ट्रेड बैन एट द COP20 ऑफ द साइट्स। तो ये लोग आइवरी ट्रेड पर जो बैन लगा है उसको अपोज करते हैं और परमिशन चाहते हैं, लीगलाइज करने की बातें करते हैं, और अगर लीगलाइज नहीं किया तो विड्रॉ करने की बातें करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इनके पास आइवरी बहुत ज्यादा है और ये लोग उसकी ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक, एट 2022 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पनामा में जो COP29 मीटिंग पनामा में जब हुई थी तो तब यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज ने लीगलाइज करने की बात की थी आइवरी ट्रेड को, लेकिन यहाँ पे साइट्स ने परमिशन नहीं दी, बिकॉज साइट्स इस तरीके की चीजों की परमिशन नहीं देते और इनके पास ना 2/3 अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है 184 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट्स का, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड चाहे वो फ्लोरा हो या फाउना हो, एनिमल्स हो या कोई और दूसरी स्पीसीज हो, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग पे बैन करता है, उनकी ट्रेडिंग की परमिशन नहीं देता। ठीक, इस कन्वेंशन को फोर्स में कब लाया गया? 1975 में फोर्स में लाया गया और इंडिया ने 1976 में इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था। ऑल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ऑफ स्पीसीज कवर्ड अंडर द साइट्स मस्ट बी ऑथोराइज्ड थ्रू अ परमिट सिस्टम। ठीक, यहाँ पर 3 लिस्ट होती है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 में प्रोहिबिट कमर्शियल ट्रेड ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज, तो यहाँ पे किसी भी क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज की ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। सेकेंड में है यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक करता है कि ऐसा नहीं है हमने कुछ स्पीसीज की ट्रेडिंग पे परमिशन दी तो आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके उनको नष्ट ही कर दो, उनकी स्पीसीज को खत्म कर दो, ऐसा भी नहीं है। एंड थर्ड में है प्रोटेक्ट स्पीसीज अंडर द नेशनल लॉ। हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है किस एनिमल को कौन से लिस्ट में या अपेंडिक्स में रखा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैत्री इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को होस्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन सेफ, ट्रस्टेड एंड एथिकल EI। मैत्री मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूनेस्को सभी को पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ और दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली होस्ट की है नेशनल वर्कशॉप ऑन सेफ, ट्रस्टेड एंड एथिकल AI। हम यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन AI का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पर्सनल राइट या फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जाए, मतलब एक एथिकल मैनर में और एक पब्लिक वेलफेयर के साथ हमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिसके कारण ये मीटिंग हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है कि AI जो टेक्नोलॉजी है वो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है
और इसका कंट्रीब्यूशन $500 बिलियन हो जाएगा हमारे जीडीपी में बाय 2025। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि जीडीपी में एआई टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन $500 बिलियन का हो जाएगा बाय 2025। डन। नेक्स्ट, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड जीईएफ मींस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी लॉन्च $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउथ चाइना सी है, आपको कई सारे आइलैंड्स देखने को मिलते होंगे, छोटे छोटे से। आपके कैरेबियन आइलैंड से काफी छोटे छोटे से, जैसे कि आपने टोंगा वॉल्केनो जहां पे फटा हुआ था, टोंगा वॉल्केनो, तो टोंगा आइलैंड देखा होगा, तो बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं ये। बट यहाँ पर भी तो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये जो आपके आइलैंड्स हैं इनमें आपको क्लाइमेट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो ये सबसे पहले डूबेंगे। ठीक, अब इन आइलैंड्स में हमें अर्बन डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और टूरिज्म को प्रमोट करना है, लेकिन क्लाइमेट या एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए उसके साथ, इसलिए मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो यूएनडीपी एंड जीईएफ हैज लॉन्च्ड द $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। रिसेंटली 4th नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बीच में, और वहां पर ये फैसला लिया गया और $135 मिलियन यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा इन आइलैंड्स के अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं किया जाएगा। ये पूरा 10 ईयर का प्लान है, 2024 से 2034 तक ये पूरा प्लान चल रहा है, और यहाँ पे हमने 15 स्मॉल आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया है, और ये 15 जो स्मॉल आइलैंड्स हैं ये कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन एंड साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फिशरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप यूएनईपी, FAO, वर्ल्ड बैंक, IUCN और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं इन स्मॉल आइलैंड को डेवलप करने के लिए। चलिए, अब एक शब्द है जो कि आपकी इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली CGL और डिफेंस एग्जाम में कई बार दिख जाते हैं। द हिंदू के आर्टिकल से इसको लिया है। एक शब्द न्यूज में था जिसका नाम है प्रिस्टोन कर्व। ठीक है, तो प्रिस्टोन कर्व क्या है? सिंपल सी क्वेश्चन पूछेगा, उस कर्व को हम क्या कहते हैं जो कि पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में ग्राफ बताता है, या उस ग्राफ को क्या कहते हैं जो पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में ग्राफ को इंडिकेट करता है? तो उसको हम प्रिस्टोन कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रिस्टोन कर्व क्या है? एक रिलेशन बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम के बीच में। इसको एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है सैमुअल H. प्रिस्टोन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन 1975। अब ये कर्व क्या कहता है, तो सिंपल भाषा में पहले समझते हैं। ये कर्व ये बताता है, कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी अगर सैलरी ज्यादा होगी तो आपके पास अच्छा खाना होगा, न्यूट्रिशन फैसिलिटी होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, तो आपसे आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास इनकम के सोर्सेस नहीं है, तो उसके पास जो वो खाना खा रहा है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी, वो बीमार होगा तो उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होगी, हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं करा पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे बोली है, जो रिचर कंट्री है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द पुअर कंट्री, क्योंकि पुअर कंट्री के लोगों के पास जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो कम होती है, जिसके कारण हेल्थ केयर फैसिलिटी कम होती है, जिसके कारण पर आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम होती है। तो यही बात इस ग्राफ में बताई गई है। The curve shows that people in richer countries generally have longer lifespan compared to those in the poor country, likely due to the better access to the healthcare, education and nutrition etc. ठीक है, ये बात यहाँ पे कही है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? 2011 में अगर हम बात करें, 2011 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम, मतलब हर एक व्यक्ति एक एवरेज कितना कमा रहा है, उसको हम पर कैपिटा इनकम समझ सकते हैं। तो 2011 में पर कैपिटा इनकम 55,000 है, जबकि 1947 में पर कैपिटा इनकम 9,000 रुपीज थी। मतलब हमारे देश में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, जिसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति एवरेज कितने साल जीता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुई है 32 से लेकर 66 ईयर, ऐसा इस कर्व में बताया गया है। ठीक है, इतनी चीजें।
ये एक पॉजिटिव रिलेशन बताता है पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में। लेकिन एक बात सोचिए, कोई भी देश कितना अमीर हो जाए, यूएसए जैसा देश कितना ही अमीर हो जाए, लेकिन एक सर्टेन समय तक ही वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आप करोड़पति हो तो आप 1000 साल जी लोगे, ऐसा तो नहीं है। एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही होती है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, एक समय बाद पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनडिफाइन नहीं होती, एक डिफाइंड पीरियड के लिए होती है। कोई व्यक्ति एवरेज 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, ऐसा तो है नहीं 1000 साल जिएगा। तो इसलिए वही बोला है कि पर कैपिटा इनकम के साथ एक समय के बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन हम अलग सेक्टर में इस कैपिटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एमएमआर और आईएमआर को इंप्रूव करने के लिए। एमएमआर का क्या मतलब होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर 1 लाख बर्थ देने पर, 1 लाख लाइव बर्थ देने पर कितनी माताओं की या कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है, वो आपकी एमएमआर कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज पे। पहली न्यूज है यहाँ पे, ये है रशिया के कॉस्मोनॉट जिनका नाम है ओलेग कोनेनेको, और ये पहले पर्सन बन गए हैं इन द वर्ल्ड जिन्होंने 1000 डे स्पेंड किए हैं इन द स्पेस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे स्लोवेनिया। यहाँ पर देखिए, ये स्लोवेनिया आपको देखने को मिलेगा यूरोप कॉन्टिनेंट में, और स्लोवेनिया ने रिसेंटली पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। रिसेंटली हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, तो इस ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। तो ये कैंपेन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड के बारे में, और इन्होंने सारथी सुरक्षा पॉलिसी को लॉन्च किया है। जो भी ड्राइवर्स होते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के, उनको सेफगार्ड करने के लिए ड्राइवर कम्युनिटी को अप टू 10 लाख रुपीस तक का एक इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने की बात की गई है अंडर द सारथी सुरक्षा पॉलिसी। किसने लॉन्च की है? अशोक लेलैंड ने लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन जून 2024 NPCI International Payment Limited has announced a partnership with a Reserve Bank of which country to enable UPI-like real-time payment system in the Latin American country? तो अभी हमने देखा है कि पहली साउथ अमेरिकन कंट्री या पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री कौन सी बन गई है जिसने NPCI के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और UPI जैसी वो रियल टाइम प्लेटफॉर्म अपने लिए चाहता है। आंसर है पेरू। ठीक है, पेरू आपका एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। अगर आप मैक्सिको, ये आपका सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो कैरेबियन आइलैंड्स है इन सबको मिला दो तो इनको कंबाइनली हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो आप इसको साउथ अमेरिका की पहली कंट्री भी बोल सकते हैं और लैटिन अमेरिका की पहली कंट्री भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पेरू देखने को मिल जाएगा। अब लैटिन अमेरिका की जब बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक और देश आपको मिल रहा है, वेनेजुला। सो वेनेजुला आपको पता है ये पहला कंट्री बन चुका है जहाँ के सभी ग्लेशियर लॉस्ट हो गए हैं, ग्लेशियर गायब हो चुके हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के साथ हमारी डील हुई है और हम यहाँ से आपका जो लिथियम है, लिथियम एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, उसे कम करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से 10,000 करोड़ रुपीस का फंड उठाया है। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पर्श सर्विस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू द विच मिनिस्ट्री? तो ये जो स्पर्श सर्विस है जिसको भी हम रिसेंटली देखा कि 4 बैंक्स को ऑनबोर्डिंग कराया गया है, इसको इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव था। ऑप्शन नंबर सी। In which seat in the Lok Sabha election 2024 more than 2 lakh voter were cast on nota? तो नोटा में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने बटन को प्रेस किया है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? इंदौर, मध्य प्रदेश। अभी तक का ये हाईएस्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who has become the first batsman in the world to hit 600 sixes in the international cricket? तो ये वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 या 606 को हिट किया है। कौन है ये? शर्मा जी के बेटे हैं, मतलब रोहित शर्मा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। हमने कल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी थी, याद आया? भारत की पोजीशन 7th नंबर पे थी।
ओके चलो, यूएसए की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी को फीचर किया गया था, ये बात भी हमने देखी है। अभी दो स्टेटमेंट है कि आईआईटी बॉम्बे हैज सिक्योर द टॉप स्पॉट एंड आईआईटी दिल्ली रैंक्ड सेकंड इन इंडिया। इंडिया में पहले नंबर पे आईआईटी बॉम्बे और सेकंड नंबर पे आईआईटी दिल्ली है। नेक्स्ट है ग्लोबली यूनाइटेड किंगडम का इंपीरियल कॉलेज लंदन टॉप पोजीशन पर है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की केवल 2 यूनिवर्सिटीज हैं, वो है आईआईटी बॉम्बे 118 पोजीशन पे और आईआईटी दिल्ली 150 पोजीशन पे है। यूके नहीं, यूएसए का जो एमआईटी इंस्टीट्यूट है वो टॉप पर है, वो भी पहली बार नहीं, 13th टाइम, 13वीं बार ये टॉप पर है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री इमर्ज एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली हमने स्मार्टफोन के बारे में बात की थी कि हमारा जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है वो 42% इंक्रीज हुआ है। हमने 2023-24 में $15.6 बिलियन के स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट किया है। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या था? यूएसए था। यूएसए में हमने $5.6 बिलियन के स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करने का काम किया है, तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। थर्ड पूछा गया है, थर्ड नंबर पे आता है नीदरलैंड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर गुदिलप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024। कल हमने इस अवार्ड के ऊपर डिस्कशन किया था। ये गुदिलप्पा हल्लीकेरी एक फ्रीडम फाइटर है जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड किससे मिला है? सिद्धलिंगा को मिला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 किसे मिला है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।